हेलो दोस्तों, मैं देवदीप सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कम्पिटिटिव में स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस लेकर के आया हूँ जो एडिटोरिया का है। और आज से हम लोग पर डे सेट 1, सेट 2, सेट 3 ऐसे करके देखेंगे, जिसमें जीके जीएस का पर डे आपको 75 क्वेश्चन का सलूशन मेरे द्वारा दिया जाएगा। तो आप सभी को समय व्यर्थ ना करते हुए अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलवाते हैं। तो जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होता है, इनका शपथ संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। क्या दोस्तों? संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। जबकि हम ये भी जानते हैं कि भारत में जो राज्यपाल को तो शपथ दिलाते हैं उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस, जबकि राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस को शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। तो एक दूसरे को ये लोग अपने में शपथ दिलाते हैं। और हम ये जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है, जबकि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा कराई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा राज्य का राज्यपाल। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा कौन करता है। तो हम लोग ये देख रहे हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अगर चुनावों में कोई विवाद हो गया तो उसका जो निपटारा करना है वो होता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय में। इनका विवाद अगर किसी तरह का हो गया तो उनका निपटारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में करवाया जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। तो दोस्तों, इसको हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं या आप कहीं पढ़े होंगे। तो इसमें हम लोग देखे थे कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श वाक्य है या आदर्श निहित है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। और हम लोग ये भी जानते हैं कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व हमारे देश में जो लाया गया है ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और जबकि हम ये भी जानते हैं कि आयरलैंड स्पेन से लिया था। आयरलैंड कहाँ से लिया था? तो आयरलैंड स्पेन से लिया था। तो हमारा बेस्ट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भाग 4 में आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आता है। और इसमें आर्टिकल जो है ये होता है आर्टिकल 35 से 51। आर्टिकल 35 से 51 का प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। और ये किस भाग में है? तो ये भाग नंबर 4 में है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है। भारत में जो आप मत देते हैं या किसी तरह का चुनाव जीतते हैं तो ये आपका संवैधानिक अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, ये कौन से अधिकार है? संवैधानिक अधिकार। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होता है। निम्न में से कौन सा सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष? सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष तो ये आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति नहीं, गृह मंत्री नहीं। राइट आंसर आपका हो जाएगा कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव इसका सही आंसर था। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है कि लोकसभा के नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, हम लोग वर्तमान में जानते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला है। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। जो आप लोग करंट में पढ़े होंगे कि लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष ओम बिड़ला है। और अगर इनको पद से हटाया जाए, यानी लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जाएगा, तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है। लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं
जो बहुमत हैं उनको पारित प्रस्ताव से ही क्या किया जा सकता है, लोकसभा के स्पीकर को हटाया जा सकता है, अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है, क्यों? क्योंकि भारत का संविधान जो है गणतंत्रात्मक है। दोस्तों, हमारे यहाँ प्रावधान है कि हमारे यहाँ कोई भी पोस्ट आनुवंशिक नहीं है, हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक है। आपको किसी भी पोस्ट पे जाना होगा तो आपको इलेक्शन से इलेक्ट करके जाना होगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, तो नहीं। गणतंत्रात्मक का अर्थ यही हुआ कि हमारे यहाँ कोई भी पद जो है वंशानुगत शासक नहीं है। हम यहाँ वंश के अनुसार नहीं शासक बनाते हैं, बल्कि हम उसको इलेक्ट करके बनाते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोई वंशानुगत शासक नहीं। नेक्स्ट, गांधी को चौपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? गांधी जी को चौपारण आने का आमंत्रण ये दिया था राजकुमार शुक्ल। दोस्तों, गांधी जी से राजकुमार शुक्ल जी का मुलाकात हुआ था 1916 के सूरत अधिवेशन में। 1916 के सूरत अधिवेशन में गांधी जी राजकुमार शुक्ल जी को गांधी जी से मुलाकात हुआ था, और राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को बिहार के चौपारण में किसानों के जो दयनीय स्थिति थी, नील के किसानों की जो दयनीय स्थिति थी, उसके बारे में राजकुमार शुक्ल गांधी जी को अवगत करवाया। और गांधी जी ने वादा किया कि ठीक है, हम बिहार आएंगे। और गांधी जी 1917 में बिहार के चौपारण में आए और नील के कृषक के साथ जो अन्याय हो रहा था उनको न्याय दिलाने का काम किए। हम ये भी जानते हैं कि नील के जो किसान थे उनको अंग्रेजों द्वारा मजबूरी में ही कहिए जो 3/20 कट्ठा, जो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करवाई जाती थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधी को चौपारण आने का आमंत्रण राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा दिया गया था 1916 के सूरत अधिवेशन में। फिर हम लोग देखते हैं 1913 में पटना में अनुशीलन समिति 1913 में पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में हुआ था। यह किया गया था सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा अनुशीलन समिति का स्थापना किया गया था पटना में 1913 में। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार का पहला रामसर स्थल जो है यह है आपका कांवर झील। ये कहाँ पे है? बिहार में है, और बिहार का पहला रामसर स्थल है। और जबकि ये भारत का, हम देखते हैं भारत का 39वां है, और बिहार का ये क्या है? बिहार का प्रथम है। तो आपको ऐसे भी ध्यान रखना है कि बिहार का पहला रामसर स्थल यह आपका हो जाएगा कांवर झील, जो कि यह है बेगूसराय में। यह कहाँ पे है? बेगूसराय में है। बेगूसराय में आपका कांवर झील है, जो बिहार का पहला और भारत का 39वां है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांवर झील। फिर हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए, किसके लिए? नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। तो नगर नियोजन के लिए जो प्रसिद्ध सभ्यता थी, यह हम लोग बहुत पहले से याद रखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसा है? कांस्य युगीन। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है।
सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है और ये ऐतिहासिक सभ्यता है। ऐतिहासिक सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता है। और दोस्तों हम लोग ये भी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किया गया था 1921 में राखल दास बनर्जी के द्वारा। राखल दास बनर्जी के द्वारा 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का 2 प्रमुख नगर या 2 प्रमुख शहर बहुत प्रचलित था। वो था एक हड़प्पा और एक था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का 2 प्रमुख शहर था। फिर हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि का यूज किया जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि का यूज किया जाता था वो लिपि था भावचित्रात्मक लिपि। भावचित्रात्मक लिपि था। जो लिपि था भावचित्रात्मक लिपि था। ये भावचित्रात्मक लिपि राइट से लेफ्ट में लिखा जाता था। भावचित्रात्मक लिपि किधर से? राइट से लेफ्ट में लिखा जाता था। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया। जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाने वाला शासक जो था वो थे चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला में ये भद्रबाहु के प्रकोप में आकर के अपना अंतिम जीवन का अंतिम समय में क्या अपना लिया था? जैन धर्म अपना लिया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक कला के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक कला के नाम से जाना जाता है? तो ग्रीक कला जो है दोस्तों, ग्रीक कला के नाम से गांधार कला को जाना जाता है। ग्रीक कला के नाम से किसे जाना जाता है? गांधार कला को जाना जाता है। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर हम लोग देखते हैं सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? तो अमीरों का दमन जो किया गया था ये आपका हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश था गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश का शासनकाल हम लोग देखते हैं 1211 से 1236। इल्तुतमिश का कुछ कार्यकाल बड़ा इम्पोर्टेंट था। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा की शुरुआत किया था। इल्तुतमिश ने क्या किया था? एकता प्रथा की शुरुआत किया था। एकता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने ही किया था। और इल्तुतमिश ने दल चलीसा का गठन किया था। जिसमें 40 तुर्क सरदार हुआ करते थे। जबकि दल चलीसा का अंत जो किया ये किया था बलबन। कौन किया था? बलबन ने दल चलीसा का अंत किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। और दोस्तों हम लोग ये जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य रखा था। कुतुब मीनार का नींव रखा था 1199 में। और एक कुतुब मीनार 1229 में बनकर के तैयार हुआ था। जो 1229 में कुतुब मीनार बनकर तैयार हुआ था, इसको बनाया था इल्तुतमिश ने।
इसको किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। और हम सब ये भी पढ़े थे कि जब भी कुतुब मीनार की बात आए तो कुतुब मीनार से 4 शासक बड़ा इम्पोर्टेंट है। कुतुब मीनार का नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करवाया इल्तुतमिश। कुतुब मीनार के ऊपरी मंजिल ढह गया, उसको फिर से बनाया था फिरोज शाह तुगलक। और कुतुब मीनार को अंतिम बार जो मरम्मत करवाया था वो था सिकंदर लोदी, जो आपको क्लास में करवा दिया गया था। हम लोग देखे कि बलबन जो है दल चालीसा का अंत किया था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट दोस्तों, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जो था ये था वॉरेन हेस्टिंग्स। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। और हम सब जानते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच में हुआ था। 1780 से 1784। हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़े थे कि 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। 1768 से 1769, 1780 से 1784 द्वितीय, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? ये था वॉरेन हेस्टिंग्स। और इसका काल क्रम पूछे तो 1780 से 1784 आपको टिक करना था। किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधि करता है? दोस्तों, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधि करता है, ये बात किसने कहा था? ये बात कही थी लॉर्ड डफरिन। क्योंकि लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल हम देखें तो 1884 से 1888 तक का शासनकाल जो है लॉर्ड डफरिन का है। और इसी के समय में कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ था। कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. हुम के द्वारा करवाया गया था। और कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। तो इसी ने ही कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधि करता है। ये किसने कहा था? तो ये किया था लॉर्ड डफरिन ने कहा था। फिर हम लोग देखते हैं पूना सार्वजनिक सभा क्या है? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना ये किया गया था आपको एम.जी. रनाडे के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एम.जी. रनाडे के द्वारा किया गया था। फिर हम लोग विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? कहने का मतलब है कि विजयनगर साम्राज्य में जो इनकम हुआ करता था उसका जो है मुख्य वित्तीय जो प्राप्त होता था, जो मेन आय प्राप्त होता था, मुख्य आय प्राप्त होता था, वो किस चीज़ से प्राप्त होता था? तो भू राजस्व से प्राप्त होता था, भूमि कर से प्राप्त होता था। दोस्तों, हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है किसके द्वारा करवाया गया था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना जो हुआ था हरिहर एवं बुक्का के द्वारा करवाया गया था। हरिहर एवं बुक्का संगम वंश के थे। हरिहर एवं बुक्का किस वंश के थे? संगम वंश के थे, यानी उनका पिताजी का नाम था संगम। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर एवं बुक्का ने किया था। और विजयनगर साम्राज्य में आय का जो मेन स्रोत था वो था भू राजस्व। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं किस मुगल बादशाह के विरोध जौनपुर में, जी हाँ,
जौनपुर में फतवा जारी किया गया था? किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी किया गया था? तो आपको क्लास में पढ़ाया गया था कि मुगल बादशाह अकबर, मुगल बादशाह अकबर का शासनकाल हम लोग देखे थे 1556 से 1605 तक मुगल बादशाह अकबर का शासनकाल था। और अकबर के इस समय में जौनपुर में फतवा जारी किया गया था, ये था 1580 में। कब किया गया था? 1580। नीचे दिए गए घटना तथा उसके तिथि का सही मिलान करें। नीचे दिए गए घटना तथा तिथि का सही मिलान करें। तो ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ऐसे सवाल को सोल्व करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होती है। तो हम लोग देखते हैं कि रॉलेट एक्ट जो हुआ था, ये 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट हुआ था। फिर क्या था? रॉलेट सत्याग्रह जो हुआ था 6 अप्रैल 1919 को हुआ था रॉलेट सत्याग्रह। जबकि जालियांवाला बाग हत्याकांड हम लोग जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो हुआ था 2 दिसंबर 1919 में। तो आपको ध्यान रखना है कि रॉलेट एक्ट जो हुआ था आपका 19 मार्च 1919, रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 2 दिसंबर 1919 और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। इस हिसाब से हम लोग देखते हैं तो ए का होगा, ए का ए और दू का बी का दूसरा और सी का कह रहा चौथा और डी का कह रहा है तीसरा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी करेक्ट आंसर। फिर हम लोग देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम में। भारत जो पड़ोसी देशों के साथ जो अपना सीमा को शेयर करता है उसको बोलना है, उसको बताना है आरोही क्रम में। कहने का मतलब आरोही क्रम में हम लोग मैथ में पढ़े हैं कि आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, यानी कम से ज़्यादा की ओर जाना है। तो हम लोग ये जानते हैं कि भारत अपना सीमा जो है 9 देशों के साथ लगाती है। भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 9 देशों के साथ सीमा लगती है। जबकि 7 देश ऐसा है जिसके साथ लैंड लगता है, यानी भूमि से अगर भारत की सीमा लगता है तो वो 7 देश है। और 2 देश ऐसा है जिसको समुद्र से सीमा लगता है। 2 देश ऐसा है जिससे समुद्र से क्या लगता है? सीमा लगता है। तो भूमि से जो सीमा लगता है, हम सबसे पहले बढ़ते क्रम में नीचे लिख रहे हैं। तो भूमि से 7 देश का भारत अपना बाउंड्री शेयर करता है। उसमें पहला है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, फिर है भूटान, अफगानिस्तान, भूटान, फिर है म्यांमार, और उसके बाद है नेपाल, और उसके बाद है चीन। उसके बाद नेपाल के बाद चीन नहीं, नेपाल के बाद आपका हो जाएगा पाकिस्तान। नेपाल के बाद क्या होगा? नेपाल के बाद आपका हो जाएगा, नेपाल के बाद हो जाएगा पाकिस्तान। यह है नेपाल के बाद होगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद हो जाएगा आपका बांग्लादेश। क्या होगा? बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, तो भारत भूमि के साथ कितने देशों के साथ अपना सीमा शेयर करता है? तो ये 7 देश है। सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। और सबसे ज़्यादा अगर बाउंड्री शेयर करता है तो बांग्लादेश के साथ करता है। ये कुछ 4100 किलोमीटर के लमसम में है, लगभग में 4100 किलोमीटर, यानी 40 और समथिंग
1 किलोमीटर है। तो आपसे अगर कल फ्यूचर में क्वेश्चन पूछ दे कि भारत सबसे कम अपना बाउंड्री शेयर किस देश के साथ करता है, तो आपको बताना अफगानिस्तान, और सबसे ज़्यादा अपना बाउंड्री शेयर किससे करता है, तो आपको बताना है बांग्लादेश। फिर हम लोग देखते हैं कि भारत जो समुद्र के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है वो 2 देश है, एक है श्रीलंका और एक है मालदीव। तो भारत कुल 9 देशों के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है, जिसमें 7 जो है वो लैंड से शेयर करता है और 2 जो है समुद्र से शेयर करता है। तो हमारा इस हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। फिर हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना है? तो देखिए रोहतास जो है इसका राइट आंसर होगा। कुछ हम बिहार का मैप देखें तो बिहार का मैप कुछ इस तरह का है। तो देखिए ये है बिहार 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है उत्तरी बिहार और ये होता है दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार और ये होता है दक्षिणी बिहार। दक्षिणी बिहार के पूर्व दक्षिण में, यानी बिहार के पूर्वी दक्षिणी पूर्व में, बिहार के दक्षिणी पूर्व वाला इलाका में धारवाड़ भूस्तरीय संरचना है, लेकिन दक्षिणी बिहार के पश्चिमी वाला इलाका में धारवाड़ भूस्तरीय संरचना नहीं है। तो इस हिसाब से जमुई भी हमारा इधर ही पड़ेगा, मुंगेर भी हमारा इधर ही पड़ेगा, जमुई भी इधर ही पड़ेगा और नवादा भी इधर ही पड़ेगा, जबकि रोहतास जो है ये पड़ेगा आपको दक्षिणी बिहार के पश्चिमी भाग में पड़ता है, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा रोहतास। फिर क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें कौन सा कथन सही है। तो अटल टनल का जो नींव रखी गई थी ये 2002 में रखा गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। तो इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो है 9.6 किलोमीटर का है, 9.6 किलोमीटर का है अटल टनल। फिर यह मनाली और लोहित स्पीति घाटी को जोड़ती है, तो ये भी सही है। ये अटल टनल जो है मनाली और लोहित स्पीति घाटी को जोड़ती है। यह हिमालय के पीर पंजाल श्रृंखला के मध्य में है। जी बिल्कुल, हिमालय हम लोग देखते हैं कि हिमालय के 4 श्रृंखला हम लोग देखते हैं। एक को बोलते हैं KLJP, के से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो यह हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है, तो ये भी हमारा सही है। यह भारत के लिए स्मारक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जी चारों ये ऑप्शन सही है। जिस भी ऑप्शन में चारों अगर है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो नर्मदा घाटी जो है सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच में है। नर्मदा घाटी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच में अवस्थित है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटे से सही उत्तर चुनिए। तो कहता है कि लोहयस्क क्षेत्र और राज। तो बादाम का पहाड़ी जो है ये हमारा बादाम का पहाड़ी उड़ीसा में है। बादाम का पहाड़ी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और केंद्र मुख जो है ये आपका हो जाएगा कर्नाटक में। नोआई मुड़ी ये है झारखंड में और डल्ली राजहरा ये है छत्तीसगढ़ में।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 का 2, 1 का 2 यहाँ जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, और बी का तीसरा, तो राइट आंसर हो जाएगा बी का तीसरा। यानी हमको अगर 2 ऑप्शन अगर याद रहता तो हम लोग इसको सही करके नंबर लेकर के जाते। तो राइट आंसर इज सी। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो अफ्रीका का जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो, ये जो आपका अवस्थित है ये है तंजानिया में। अफ्रीका का सर्वोच्च, आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा कि अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो आपको आंसर बताना है माउंट किलिमंजारो। लेकिन ये कहाँ पर अवस्थित है, ये है आपका तंजानिया में स्थित। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। देखिए, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समान दिशा क्या है। तो भारत का मैप कुछ इस तरह का है। तो भारत में जो मानसून आती है, ये भारत में जो मानसून आती है, ये मानसून इस डायरेक्शन में आता है। मानसून किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में आता है। यानी ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ, इधर वाले को ईस्ट और इधर को बोलते हैं वेस्ट। तो जो है ये दक्षिण पूर्व से चलता है, यानी दक्षिण पश्चिम से स्टार्ट होकर के उत्तर पूर्व में जाता है। किधर से स्टार्ट होता है? दक्षिण पश्चिम से स्टार्ट होकर के उत्तर पूर्व में जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, ये आपका राइट आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही चुनिए। कहने का मतलब है कि ये देश है और ये है राजधानी। तो ये तो आपको याद करना होगा। फिलहाल उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, बिल्कुल सही। किर्गिस्तान की राजधानी दुशांबे, ये भी है। और ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे। और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी असंगाबाद। तो आपका इस हिसाब से ए इज द करेक्ट आंसर, आपका ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा अवमूलन का सबसे संभावित प्रभाव है? डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। मुद्रा का अवमूलन जो होता है उसका सबसे प्रभावित कारण क्या है? कि निर्यात में वृद्धि। अगर कोई भी देश निर्यात में वृद्धि करता है तो वहाँ पे मुद्रा का अवमूलन होना संभावित है। तो इस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं, वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं। तो जो रातों रात जो बैंक आरबीआई से उधार लेती है वो होता है, वो दर को कहा जाता है सीमांत अस्थायी सुविधा दर। सीमांत अस्थायी सुविधा दर में होता क्या है कि आप अपना संपत्ति को गिरवी रखिए। भारत सरकार या कोई भी बैंक अगर आरबीआई से पैसा लेती है तो अपना संपत्ति को क्या करती है? अपना संपत्ति को गिरवी रख देती है। और गिरवी रखने के बाद ये आपको मिलता है, रातों रात आपको मिल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा सीमांत अस्थायी सुविधा दर। आपका बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है? आरबीआई का कौन सा कार्य नहीं है? ये बात है, नहीं वाला पे ध्यान दीजिएगा। तो नहीं आरबीआई का काम क्या है? तो ऋण नियंत्रण करना। जी हाँ, ऋण को नियंत्रण तो करेगा। आरबीआई अगर आपको कर्जा दिया है तो नियंत्रण तो करेगा ही। तो ऋण नियंत्रण करना ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर नहीं है। फिर मुद्रित नोट जारी करना ये आरबीआई का काम है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। जनता को पैसा उधार देना, आरबीआई जनता को पैसा डायरेक्ट उधार
नहीं देती है, तो हमारा इस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा क्या, केवल तीसरा हो जाएगा बी। अंतिम उत्पाद के रूप में वाणिज्य व्यय को धन उधार देना, तो ये तो आरबीआई का काम है ही, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 31 का बी। फिर देखते हैं भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पाद, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पाद अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था। तो भारत को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का मूल ध्येय था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना इसका मूल ध्येय था और इसका उस वक्त उपाध्यक्ष था डी.वाई. गाडगिल, और ऐसा कहा जाता है उसके समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पीटी जेल होता है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये उसका योजना आयोग के अध्यक्ष थे और इसका उपाध्यक्ष थे गाडगिल, डी.वाई. गाडगिल। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय के लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय के लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा साइमन क्रूजनेट्स को, साइमन क्रूजनेट्स को बोला जाता है राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता। किसको बोलते हैं, साइमन क्रूजनेट्स। जबकि दादा भाई नौरोजी को राष्ट्रीय आय का जनक कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का जनक अगर माना जाता है तो कौन थे, दादा भाई नौरोजी। लेकिन यहाँ पे है राष्ट्रीय आय का लेखांकन, तो लेखांकन कहेगा तो साइमन क्रूजनेट्स को आप राइट आंसर टिक करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ और विकास बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो आईएमएफ का मुख्यालय जो है यह है जेनेवा, और विश्व बैंक का, सॉरी दोस्तों, जेनेवा नहीं, वाशिंगटन डीसी। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी, डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमित कौन करता है, यानी बाजार का रेगुलेट कौन करता है। कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का रेगुलेट कौन करता है, तो ये आपका हो जाएगा कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में किस देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिया गया। भारत ने किस देश को रेलवे इंजन, जो 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन है, उपहार में दिया, तो वो देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत सबसे ज़्यादा अपना बाउंड्री शेयर करता है, वो करीब 4100 किलोमीटर के लमसम में करता है, जो आज आपको बताया गया। तो 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन जो भारत ने दिया, वो किसको दिया है, बांग्लादेश को दिया है। भारत सरकार वर्ष 2023-24 में साधारण धान के लिए कितना न्यूनतम मूल्य यानी कितना एमएसपी निर्धारित किया है। तो वर्ष 2023-24 में धान का जो मिनिमम प्राइस है वो आपका है 2183 रुपया। 2183 रुपया ये करंट का पोर्शन है जो आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए। किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत किया गया,
तो करेंट सेक्शन है, तो यह आपका हो जाएगा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बी सही आंसर है इसका। चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया, चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया, कुल वजन लगभग कितना है? तो चंद्रयान 3 का वजन जो है, ये वजन है 3900 किलोग्राम। चंद्रयान 3, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 का जो वजन है लगभग कितना है? 3900 किलोग्राम चंद्रयान 3 का वजन है। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट, पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या था? पर्यावरण दिवस 2023 का थीम था कि प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। प्लास्टिक प्रदूषण के क्या है? समाधान करना 2023 पर्यावरण का मेन थीम था। अगला, हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल को जीआई टैग मिला? किस राज्य के दुबराज चावल को जीआई टैग मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। दोस्तों, दुबराज चावल का जीआई टैग छत्तीसगढ़ के राज्य को मिला है, जबकि मरखा एक चावल है, ये किसको मिला है? मरखा चावल बिहार है। तो बिहार का एक चावल है मरखा, इसको भी जीआई टैग मिला है फिलहाल में, हाल ही में। और दुबराज चावल छत्तीसगढ़ को मिला है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 41 का बी। निम्नलिखित में से निम्नलिखित राज्य एवं उनके राज्यपाल को सही सम्मिलित कीजिए। देखिए, राज्य और राज्यपाल हमेशा बदलते रहता है, तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो उस समय 1-2 दिन पहले राज्य एवं राज्यपाल को देख लेंगे। अभी इसको देखने से कोई फायदा नहीं है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 23 में कितने टीमों ने भाग लिया? तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल 10 टीमों ने भाग लिया था। तो हमारा राइट आंसर होना चाहिए था बी। हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया? तो राज्य में महाधिवक्ता और सेंट्रल में महान्यायवादी होता है। तो महाधिवक्ता के हाल ही में बिहार में महाधिवक्ता जो नियुक्त हुए हैं वो हैं पीके शाही। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 जॉन फांसे को दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया? जॉन फांसे। आप ध्यान में रखेंगे, जॉन फांसे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागेबाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है? नागेबाजा शब्दावली जो है ये संबंधित है जूडो से। नागेबाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है किससे संबंधित है? जूडो से नागेबाजा खेल संबंधित है। नेक्स्ट, प्रोलॉग किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है? प्रोलॉग जो है कंप्यूटर की भाषा है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। तो प्रोलॉग जो है आपका फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का भाषा है। जिस तरह से C++, जावा, ओरेकल, विजुअल बेसिक है, उसी तरह से एक भाषा है, वो कौन है? प्रोलॉग, जो पंचम यानी फिफ्थ जनरेशन का भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय जो है आपका है रोम यानी इटली की राजधानी। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम में है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय। तो आपको सही आंसर बताना चाहिए था ए। फिर है नकटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो नकटा लोक नृत्य का संबंध ये है आपका महाराष्ट्र राज्य से, जबकि झारखंड में
एक लोक नृत्य बहुत फेमस है, वो है छऊ। छऊ जो है लोक नृत्य कहाँ मनाई जाती है, तो किस राज्य का है, तो वो झारखंड का है, जबकि यहाँ पे नकटा लोक नृत्य जो है महाराष्ट्र का है। निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? यह है, निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो निखिल बनर्जी का संबंध जो है सितार से है। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहले तो दोस्तों डीसी जनरेटर जो है आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लेकिन अगर सिद्धांत पूछेगा तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत। डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास कितना होता है? तो आपको बताया गया था कि श्वेत प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं, जो इस तरह से था VIBGYOR, विबग्योर, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जबकि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जो था वो रेड का था, वो था करीब करीब 8000 एंगस्ट्रॉम का इसका तरंगदैर्घ्य है। और ये सबसे जो कम तरंगदैर्घ्य है यह है वायलेट का, यह है 4000 एंगस्ट्रॉम। तो 8000 से 4000 एंगस्ट्रॉम श्वेत प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। जबकि यहाँ पे रेड पूछ रहा है, तो रेड के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 6200 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। सी इज द राइट आंसर। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की प्रबलता क्लास में जो स्टूडेंट पढ़े थे उनको बहुत साफ तरीका से बताया गया था कि ध्वनि की प्रबलता जो है, ये मान लीजिए कि आपका वेव है, तो ध्वनि का प्रबलता जो ये एम्पलीट्यूड है, लाउडनेस जो है एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो ध्वनि की प्रबलता जो है कंपन के आयाम पे डिपेंड करता है। पहला ही वाला आंसर सही हो गया। फिर हम लोग देखते हैं, जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल क्या हो गया? हाँ, जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सा गैस बनती है? तो ऋणात्मक वाला पे हाइड्रोजन बनता है, जबकि धनात्मक वाले पे ऑक्सीजन गैस बनता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर पूछ रहा था कि बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल पे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 55। क्वेश्चन 55 में लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? देखिए, कोई वस्तु ठीक उस रंग का जब दिखाई देगा जिस रंग को वह वस्तु रिफ्लेक्ट करेगा। तो लाल रंग के वस्तु 6 कलर को अपने पास रख ले रहा है, जबकि सिर्फ और सिर्फ लाल रंग को परिवर्तित कर रहा है, इसीलिए लाल रंग की वस्तु लाल दिखाई देती है। आपको क्लास में करवाया गया था कि लाल गुलाब को अगर पीला प्रकाश में ले जाएंगे तो कैसा दिखेगा? तो काला दिखेगा। अगर लाल गुलाब को हरा प्रकाश में ले जाएंगे तो कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। क्योंकि आपका जो वस्तु जिस कलर का है वही कलर को रिफ्लेक्ट कर सकता है, और अगर आप उस कलर नहीं दीजिएगा तो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा? फिर वो आपको काला दिखेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग की वस्तु लाल हमें क्यों दिखाई देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह लाल रंग को परिवर्तित करता है। कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है?
तो कार्य W बराबर आपको पढ़ाया गया था एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ऑप्शन गलत है, क्योंकि कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है। अगर हम फोर्स को शून्य कर देंगे तभी W शून्य हो जाएगा, अगर हम विस्थापन को शून्य कर देंगे तभी W शून्य हो जाएगा, और अगर कार्य और विस्थापन के बीच 90 डिग्री करेंगे तभी कार्य जो हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो हमारा मेरे हिसाब से ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। तो इसको देखना पड़ेगा। प्रतिरोध के दो तार R1 तथा R2 समांतर क्रम में जुड़े हुए संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। देखिए, अगर दो तार है तो इसको जोड़ने का हमारे पास दो तरीका है। एक तो हम इसको सीरीज में जोड़ेंगे, एक तो हम इसको किस में जोड़ेंगे, एक तो है कि हम इसको सीरीज में जोड़ेंगे। मान लीजिए कि R1 प्रतिरोध का एक तार और एक तार जो है R2 प्रतिरोध का दूसरा तार। अगर इसको सीरीज में जोड़िएगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा R1 प्लस R2 होगा। लेकिन ये सीरीज में नहीं कर रहा है, ये कह रहा है समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए आपको इस तरह का समांतर क्रम में तार जोड़ेंगे R1 और R2। अब इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिएगा तो इसका होता है 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 आप ले लीजिएगा LCM, तो R2 प्लस R1, और जबकि R इक्विवेलेंट निकालना है तो R1 R2 बटा R1 प्लस R2 राइट आंसर हो जाएगा। तो R1 R2 प्लस R2 राइट आंसर, ये हमारा C इज द करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होता है। तो दोस्तों, आपको क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाया गया था, विद्युत चुम्बकीय तरंग पढ़ाया गया था। विद्युत चुम्बकीय तरंग 7 तरह का होता है, आपको पढ़ाया गया था माइक्रोवेव, फिर पढ़ाया गया था माइक्रोवेव पढ़ाया गया था, फिर पढ़ाया गया था, सॉरी फिर से बोलते हैं, एक था माइक्रोवेव, एक था इंफ्रारेड, एक था विजुअल लाइट, एक था एक्सरेज, एक था गामा रेज, और दो था कौन, एक था माइक्रोवेव, एक था माइक्रोवेव, एक था रेडियो वेव। ऊपर में था रेडियो वेव, अब याद आ गया, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, फिर था इंफ्रारेड, फिर था विजुअल लाइट, फिर था यूवी रेज, फिर था एक्स रेज, और फिर था गामा रेज। तो आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होता है। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है रेडियो वेव का, सबसे कम वेवलेंथ होता है गामा का। तो राइट आंसर हो जाएगा रेडियो वेव, यानी रेडियो तरंग। राइट आंसर आपका रेडियो तरंग होगा। निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है। मिश्रण का उदाहरण, तो मिश्रण का उदाहरण जल एक यौगिक है, जबकि मिश्रण क्या है, इस्पात है। मिश्रण इस्पात में क्या होता है, तो इस्पात में होता है लोहा, लोहा के साथ रहता है कार्बन, और कार्बन के साथ रहता है अदर सब्सटेंसेज। तो आपका 3 से ज़्यादा मटेरियल इस्पात में होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस्पात। इस्पात क्या है, मिश्र धातु है। कैरोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो कैरोलाइट जो है पोटेशियम का अयस्क है। आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि कार्नेलाइट जो है पोटेशियम का अयस्क है, हीलियम के नाभिक में होता है। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में क्या होता है, किसी भी परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो हीलियम की परमाणु संख्या होता है 2। तो यहाँ पे हीलियम के परमाणु संख्या जब 2 होता है तो इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। तो हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन और
2 न्यूट्रॉन। आपका बी सही आंसर होगा। क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। क्रोमैटोग्राफी जो होता है रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थ का अलग करना। रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों का अलग करना क्रोमैटोग्राफी का काम है। तो इस हिसाब से आपका सही आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। मणिक और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं। ये 2 तरह का जेवरात है, 2 तरह का स्टोन है, जेम्स है। मणिक और नीलम ये एल्युमिनियम ऑक्साइड का रूप होते हैं। क्या होते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड का ये रूप है मणिक और नीलम। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत जो होता है 0% होता है। इसमें चांदी बिल्कुल ही नहीं रहता है। निम्न में किस पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होता है? निम्न में से किस पदार्थ का विशिष्ट गुप्त ऊष्मा सर्वाधिक होता है? तो इसका सही आंसर होगा अल्कोहल। बर्फ का तो कम होता है, लोहा का भी कम होता है, कार्बन का भी कम होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्कोहल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑक्सीकरण क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होता है। तो इस हिसाब से तीनों इसका सही आंसर है। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मास्टर्ड गैस। मास्टर गैस का उपयोग किया जाता है। तो मास्टर गैस का उपयोग जो है रासायनिक युद्धों में करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में मास्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था, प्रयोग किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक युद्ध। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, नाइट्रोग्लिसरॉन, नाइट्रोटाइलिन और पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। क्या है? निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। फिर पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन है? तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो है नीलहरित शैवाल है। नीलहरित शैवाल से हमारे यहाँ कोई पुराना जीव नहीं है। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन है? नीलहरित शैवाल। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को, देखिए, गर्म रुधिर वाले जंतु के शरीर का तापमान बना रहता है। उसका तापमान न तो बढ़ता है न तो घटता है। तो वातावरण के तापक्रम से नीचे रहता है? बिल्कुल नहीं। वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं? बिल्कुल नहीं। वातावरण के तापक्रम को बराबर रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। तो वातावरण के तापमान के बराबर रहते हैं? ये भी नहीं, हमेशा एक साथ एक जैसा बनाए रखते हैं। ना तो इसमें उतार होता है नहीं तो चढ़ाव होता है। तो गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें एवं कूट का प्रयोग करें। यह जो आपका है सुंदरी, अमरबेल और सिंघाड़ा प्याज। तो अमरबेल जो है ये क्या है? अमरबेल चूसन मूल है। अमरबेल क्या है? अमरबेल चूसन मूल है। प्याज जो है सवांगीकरण मूल है। तो अमरबेल चूसन यानी बी का दूसरा, बी का कहाँ जा रहा है? अमरबेल चूसन, हाँ, बी का 1। तो बी का जो हो जाएगा 1
और डी का हो जाएगा 4, तो बी का 1 और डी का 4। इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अमरवेल चूषण मूल है और प्याज जो है स्वांगीकरण है। और सुंदरी जो है आपका न्यूमेटोफोर है और सिंघाड़ा भूमिगत तना है। तो आपका इस हिसाब से राइट आंसर क्या होगा, 71 का हो जाएगा आपका सी। फिर है सेल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है। सेल क्रिया उसे बोलते हैं जहाँ पे ऑर्थोपेडिक्स का काम होता है, जहाँ पे हड्डी वगैरह का काम होता है। आप लोग डॉक्टर वगैरह ही जाते होंगे तो देखते होंगे सेल चिकित्सा विभाग या सेल विभाग इस तरह का लिखा हुआ रहता है। तो यानी सेल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक क्या है कि ओपन हार्ट सर्जरी बिल्कुल नहीं, गुर्दा प्रतिस्थापन नहीं, कूल्हे के जोड़ को प्रतिस्थापन करना और रुधिर आधांत कूल्हे के जोड़ को प्रतिस्थापन करना हड्डी से संबंधित यही लग रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा इसका करेक्ट आंसर। फिर हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गया था, 72 के बाद फिर हम लोग आते हैं 73 में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। दोस्तों मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग, तो पाचन का जो शुरुआत हो जाता है ये हमारे मुख से ही पाचन का शुरुआत हो जाता है। लेकिन पाचन का क्रिया तो मुख से शुरुआत होता है, इसके बाद ये जो भोजन है ये पहुंच जाता है पेट में, स्टोमक में, जिसको बोला जाता है काइम। काइम के बाद ये भोजन छोटी आंत में चला जाता है और छोटी आंत के बाद फिर जाता है बड़ी आंत में। ये भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में, और छोटी आंत के बाद ये भोजन चला जाता है बड़ी आंत में। तो भोजन का जो पाचन, जो सर्वाधिक पाचन जो होता है भोजन का, ये होता है छोटी आंत में, जबकि बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता। बड़ी आंत में पानी का ऑब्जर्प्शन होता है। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि पाचन की क्रिया कहाँ से शुरुआत हो जाता है, तो मुख से शुरुआत होता है। और पाचन का अंतिम क्रिया कहाँ होता है, तो पाचन का अंतिम क्रिया छोटी आंत के इलियम में होता है। जबकि बड़ी आंत का काम क्या है, तो बड़ी आंत का काम है जल को सोखना, जल को ऑब्जर्प्शन करना, जल को सुखाना। तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो ये अधिकांश भाग जो संपन्न होता है छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट इंसुलिन, नेक्स्ट है कि इंसुलिन में निम्न में से कौन सा धातु उपस्थित होता है। इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित रहता है, तो इंसुलिन में जस्ता उपस्थित रहता है। और इंसुलिन आपका राइट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, जस्ता। और एक क्वेश्चन अब लास्ट बच गया है, जो हमारा क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग क्या है, तो ये इसका है यकृत। यानी इसमें क्या होता है कि यकृत का सूजन हो जाता है, जिससे हेपेटाइटिस रोग होता है। और हेपेटाइटिस से डायरेक्ट प्रभावित होता है हमारा लीवर, यकृत। और इस तरह से 75 का ये हुआ। दोस्तों आज मैं बिहार एसएससी का एडिटोरिया का पहला सेट करवाया, जो 75 क्वेश्चन को करवाया गया है। जो आप अगर ऐसे रेगुलर देखते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको आने वाला एग्ज़ाम में बेनिफिट होगा और आपको डायरेक्ट वहाँ पे ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसलिए धन्यवाद, थैंक यू।